पूरा सिलेबस मैथ का ख़त्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका। देखिए पहले हम पढ़ते हैं संख्या के बारे में, जिसमें है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद है हमारा जहाँ जहाँ से आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। उसके बाद है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे सहभाज्य के बाद जुड़वा भाज्य संख्या, जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए ये हमारा टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए किस तरह से प्राकृतिक संख्या है, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या आपका, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वहां पर हमारा हो जाता है प्राकृतिक संख्या। देखिए जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये क्या होता है? इसके बिना यह अधूरा होता है, और जब जीरो ऐड हो जाता है तो हमारा पूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। फिर होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम काटते हैं तो वह 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 1 से कटा, 2 से कटा, और किससे कटेगा? 4 से। देखिए ये 2 से अधिक संख्याओं से कटा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अच्छा ये बताइए 2 को हम काटते हैं तो ये हमारा 1 से कटा, 1 से कटा, 2 से कटा, सिर्फ 2 संख्याओं से कटा, इसलिए क्या है? ये अभाज्य है। जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, जो सिर्फ 2 संख्याओं से, जो सिर्फ 2 संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके अभाज्य संख्या जो है, जो 2 से अधिक, जो 2 से अधिक संख्या से कटे, अधिक संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। फिर देखिए सहभाज्य संख्या, ऐसी 2 संख्याएं जिसका मासा 1 हो, ऐसी 2 संख्याएं जिसका मासा 1 हो। जैसे आप 2 ले लिए और 3, अगर हम मासा निकालते हैं इसका तो क्या है? 2 का 1 गुणे 2, 3 का 1 गुणे 3, तो इसका मासा क्या है? 1। तो ये क्या हो गया? सहभाज्य। और जुड़वा भाज्य ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, लेकिन अभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो। जैसे 2 5, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। जैसे 5 7, ये क्या है? जुड़वा भाज्य, अंतर कितना है? 2 का है। 7 - 5 बराबर 2 का अंतर। ओके, ना समझ में आया? देखो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हमको जानना है। और कुछ इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए स्टार बनाकर। देखो पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या वह कहलाती है जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। तो अच्छा बताओ, ये 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 2 से अधिक से कटा, इसीलिए ये सबसे छोटी भाज्य है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या
बराबर 2, क्योंकि ये 1 से कटा और 2 से कटा, सिर्फ दो संख्या से कटा, तो क्या है ये अभाज्य। फिर पूछा जाता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है 9। क्यों? अब समझो क्यों। जैसे आप मान लीजिए विषम भाज्य संख्या अगर 2 लेते हैं ऐसे देखते हुए चलिए, 2 लेते हैं 1 से कटा 2 से कटा, लेकिन ये सम है, विषम नहीं है। फिर 3 लेते हैं 1 से कटा 3 से कटा, लेकिन ये क्या विषम है, लेकिन क्या भाज्य है, नहीं, 2 से सिर्फ कट रहा है। फिर 4 है, ये 1 से कटा 2 से कटा 4 से कटा, 2 से अधिक से कटा, लेकिन ये क्या है, आपका भाज्य तो है लेकिन विषम भाज्य संख्या नहीं है। फिर 5, 1 से कटा 5 से, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, विषम तो है लेकिन अभाज्य संख्या। फिर 6 देखिए, 1 से कटा 2 से कटा 3 से कटा 6, ये भाज्य तो है लेकिन क्या है, सम है। फिर देखिए 7 है, 1 से कटा 7 से कटा, ये क्या है, ये अभाज्य है लेकिन क्या है, अभाज्य संख्या है। और फिर 8 है, 1 से कटा 2 से कटा 4 से कटा 8 से कटा, देखिए ये क्या है, भाज्य तो है लेकिन सम है, विषम नहीं है। लेकिन 9, 1 से कटा 3 से कटा 9 से कटा। अच्छा बताओ, ये भाज्य भी है और 9 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम भी है और भाज्य भी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 9 होगी। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये तीनों, कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। फिर देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है इस तरह से, कहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का अंतर होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का अंतर होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य बराबर क्या है, 99। फिर छोटी भाज्य संख्या क्या है, देखो भाज्य 10 क्या है, ये भाज्य है, सबसे छोटी यही है। 2 अंक में 99 माइनस 10, अंतर पूछ रहा है, 9 हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह कभी पूछ सकता है 2-3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य जब जान गए हैं आप, तो अच्छी तरह से इसे आप लगा सकते हैं और लगाइए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे जरूर आप लगाइए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा इकाई अंक से, देखते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखो। इकाई अंक में सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे दिया रहेगा 5 6 3 2, इसके ऊपर दे देगा 6 3 63, पूछ लेगा इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, बहुत अच्छा तरीका होता है, जो भी घात दिया रहता है उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 63 है, इसे हम 4 से भाग देंगे, 4 एकन्नी 4, बचा 2, 4 पच्चे 20, तो हमारा शेष कितना बचा, शेष बचा 3। तो यही 3 जो है हम घात के रूप में लिख लेते हैं। तो इकाई अंक ये है, हम 2 पावर 3 लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ये 2 लाए 4 दूना 8, हमारा इकाई अंक क्या होगा
इकाई अंक बराबर 8। अब देखिए एक और होता है, बहुत बढ़िया नियम होता है, जैसे आधार में 0, 1, 5, 6 आ जाए इकाई के स्थान पर, तो उसका मान वही संख्या होगा। जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम दे दिए 4, 6, 5, इस पर दे दिए 23, यही दे दिए, तो इसका इकाई अंक हम कैसे निकालें? ये 5 हो गया तो हम 5 पहले लिख लेते हैं। 23 है, 23 को हम 4 से भाग देंगे, 4 × 5 = 20, हमारा शेष कितना? 3 बचा। हम 3 को क्या करेंगे? अब जब 3 हमारा शेष बचा, इसको हम इसके पावर के ऊपर लिख देते हैं, फिर हो जाता है 5 × 5 × 5, 25, फिर 5, फिर 5, 5, 5 × 5 = 25। हमारा इकाई अंक क्या आया? यही आया 5। देखो इकाई अंक बराबर 5। कहने का मतलब ये है, आधार में जो ये आधार दिया है, अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है आ जाए, तो उसका इकाई अंक वही होगा। अब देखो शून्यों की संख्या ज्ञात करना। किसका? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखो। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा जोड़ा 2 और 5 का बनना चाहिए। 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए, जोड़ा, तब एक शून्य निकलता है। जैसे 2 × 5 = 10, तो एक शून्य प्राप्त हुआ। ऐसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे दे दिए हम 12 में 1 से 12 तक में 1 से 12 के शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? तो 12/5, 5 से 5 दूनी 10, कितना बार गया? 2। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 बार। शून्य कितना आएगा? 2। और जैसे पूछ लिया 17 तक में शून्यों की संख्या, तो 5 × 5 = 15, 3 होगा शून्यों की संख्या 3 होगी। जितनी बार कट जाए वही शून्यों की संख्या होगी। जैसे 56 हो गया, इसमें थोड़ा अलग रहेगा। 56 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो, 56 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें होता क्या है, 56 है, 5 से हम भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 × 5 = 55। 11 तो हमारा आया, लेकिन अभी 5 से क्या है? बड़ा है, कटेगा। तो 11 को फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10। अब 2 नहीं कटेगा, तो 11 + 2 बराबर कितना होगा? 13। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 13। इस प्रकार से हम शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। ओके, फिर देखो आता है एक आपका छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना। छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना। और आता है अवरोही और आरोही ज्ञात करना। देखो अवरोही ज्ञात करना, इसमें क्या होते हैं? देखो असेंडिंग को हम क्या कहते हैं? आरोही की अवरोही, असेंडिंग। ऐसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। मतलब बड़े से छोटे की तरफ घटते, असेंडिंग माने बढ़ते क्रम में। ओके,
तो हम समझेंगे कैसे, अभी हम पूरा आपको दे रहे हैं। देखिए छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करते समय हम असेंडिंग डिसेंडिंग ये भी सीख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए जैसे दिया है 4/5, 3/2, 6/3। इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो सबसे पहले बड़ी हम भिन्न ज्ञात करते हैं। देखिए बड़े भिन्न ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हम देखते हैं, ये 4 है तो इसे हम 40/5, 30/2, 6/3 इसे 60 बना लेते हैं, क्योंकि मान में अंश के कोई परिवर्तन ना हो, सब में 0 0 बढ़ा लेते हैं। फिर देखिए हम काटते हैं 5 8 40, 2 15, 3 30। तो हमारा सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न, तो देखो ये 30 आया, ये 15, ये 8, तो 30 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न होगा 6/3। अब एक तरीका और होता है, हम इसका सबका एलसीएम ले लेते हैं हर को समान करने के लिए। तो 5 2 3 का एलसीएम, तो एलसीएम देखो 5 2 3 ऐसे निकालते हैं। 2 से पहले काटेंगे, सबसे छोटा से काटा जाता है, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। देखो पहले सबसे छोटे वैल्यू से 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं, 1 और 3, फिर 3 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1, 2 3 6 5 30 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, 5 6 30, तो 6 4 24, फिर 2 15, फिर 3 10, 10 6 60। सबसे बड़ी क्या आया 60, इसके स्थान पर आया तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 6/3। ये दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे इससे लगाइए। फिर देखिए होता क्या है, इसी आधार पर हम फिर ज्ञात करते हैं आरोही और अवरोही। जैसे 6/4, 3/2, 6/5 दिया है, तो आरोही आरोही और अवरोही, अवरोही आरोही अवरोही। तो पहले हम आरोही ज्ञात करते हैं, देता है आरोही अवरोही क्या होगा। तो देखो आरोही अवरोही ज्ञात करने के लिए यही दो तरीके हैं। हम पहले छोटा बड़ा निकाल लेंगे, एक ही तरीका से निकाल लीजिए, 60 कर लीजिए, इसे 30, इसे 60/4/2/5। फिर देखो 4 से 12 12 5 60, 2 एकन्ने 2, 2 5 10, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10। सबसे बड़ी भिन्न क्या है ये। तो इसमें देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो आरोही अवरोही पहले समझो क्या होता है। आरोही जैसे आपका कोई भाई है, छोटा सा घर पर है, बदमाशी कर रहा है, तो आपकी माँ ने उसे डांट दिया, वो डांट खाकर क्या किया, बागीचे में चला गया, वहाँ आपके पास आम का वृक्ष है और ये बहुत फल लगे हैं इस पर। वो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और फल खाता है। आप आते हैं, उसे खोजते हुए बागीचे में पहुँचते हैं और अपने भाई से कहते हैं आओ घर चल, तो कहते हैं आओ, तो अवरोही हुआ, मतलब आओ माने क्या, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बड़े से छोटे की तरफ हो जाएगा। तो वो कहता नहीं आ तू आ, तो ये होता है आरोही। आरोही आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है आपका छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ इसे कहते हैं बढ़ते क्रम, और इसे कहते हैं घटते क्रम। देखो ये, और आपका होता है जो आरोही होता है, आरोही मतलब आरोही बढ़ते क्रम में, इसे कहते हैं असेंडिंग, और इसे क्या कहते हैं डिसेंडिंग। अब देखो ये समझ में आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखो कह रहा आरोही, पहले हम लिखते हैं आरोही। आरोही कैसे, आरोही अभी हम समझाए हैं कि
क्या है, छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटा क्या है इसमें आपका 12 AB 12 AB। मान लो तो 12 12 दो समान है, तो हम क्या करते हैं, किसी को भी आगे लिख सकते हैं। उसके बाद जो बड़ा है उसे हम लिख सकते हैं। फिर अवरोही है, अवरोही तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े को, फिर इसी को हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, इसी तरह से लगा लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर देखिए बहुलक, एक आपका टॉपिक होता है बहुलक, बहुलक और माध्य, और होता है प्रास, और एक होता है औसत। तो एक एक टॉपिक हम देखते हुए चलेंगे। पहले देखेंगे बहुलक। बहुलक होता है जिसमें संख्या की आवृत्ति, जिस संख्या की आवृत्ति, जिसमें नहीं, जिस संख्या की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हम बस बहुत आसानी से देखिए, जैसे 3 है, 6 है, 4 है, 5 है, 8 है, 6 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है। देखो इसमें 3 3 3, ये हुआ 3 बार, 3 की संख्या 3 बार, 6 कितनी है, 2 बार है, और कोई, तो सबसे अधिक बार है 3, तो बहुलक होगा हमारा, बहुलक बराबर 3। कोई दिक्कत, बहुलक वही होता है, ये जानिए, बहुलक वही होता है जिस संख्या की आवृत्ति बार बार हो और उसमें सबसे अधिक बार आया हो, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। फिर देखो एक आता है आपका माध्य। माध्य क्या होता है, जैसे दे देगा 6 4 3 8 2 और 5, कहेगा इसकी माध्य क्या होगा। माध्य, माध्य माने होता है, एक माध्य होता है और एक मध्यिका होता है। तो माध्य जो होता है इसी को हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत, औसत। जैसे समझो औसत और माध्य एक ही होता है, यहीं से समझ लो, औसत भी पूछ लेता है। जैसे एक मैच है, उसमें एक व्यक्ति मैच खेल रहा है, एक व्यक्ति है मैच खेल रहा है। पहले मैच में उसने क्या बनाया, 6 रन, दूसरे में 4, तीसरे में 3, 6, फिर 8, फिर 2, ऐसे बनाया रन। तो फिर क्या होता है, जब उसने रन बनाया तो पूछता है औसत या माध्य क्या होगा। ओके, औसत या माध्य उसे ही कहते हैं। फिर देखो औसत या माध्य, तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कुल पदों का योग क्या होता है, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग हो जाएगा आपका 6 + 4 + 3 + 8 + 2 + 5 + 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। फिर देखो 6 4 10 3 13 13 8 8 3 11 21 21 2 25 25 5 30, 30 बटा 6, 6 5 30। तो इसका औसत क्या आएगा, औसत या माध्य, औसत या माध्य बराबर कितना होगा, 5। ये तो हो गया हमारा माध्य। इस तरीके से औसत या माध्य हम निकालते हैं। फिर से समझ लीजिए, औसत जो होता है उसी को हम माध्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुल पदों का योग होता है बटा पदों की संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं, औसत या माध्य। देखिए एक हमारा टॉपिक है मध्यिका। मध्यिका माने आप खुद कहते हैं बीच की संख्या ज्ञात करना। क्या, बीच की संख्या। जैसे आपका दिया हो 6 4 3 2 8 7, इसकी मध्यिका क्या होगी, इसकी मध्यिका क्या होगी, तो इसकी मध्यिका क्या होगी। मध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे असेंडिंग डिसेंडिंग के रूप में सजा लेते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। देखो पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 2 के बाद है 3,
फिर 4, फिर आपका हो गया 6, फिर 7, फिर 8। देखो इसके भी दो नियम होते हैं निकालने के। पहला तो होता है कुल पदों को जोड़ लो बटा 2 कर दो, और एक होता है कि ये जो दो बीच की संख्या है इसे जोड़ लो। 4 + 6 बटा कितना होगा 4 + 6 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10, 10 बटा 2 बराबर कितना आएगा 5। और कुल पदों का जोड़ लो। 8 × 7 = 15, 5 × 20 = 21, 21 × 4 = 25, 25 × 5 = 30। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 बटा 6, तो हो जाएगा 30 बटा 6, 6 × 5 = 30। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो माध्य क्या होगा 5, माध्य का क्या होगा 5, माध्य का बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से लगा लीजिएगा। ये हो गया आपका बहुलक, माध्य। अब एक बचता है औसत भी हो गया, होता है, ये भी हो गया आपका। अब बचा प्रास। तो प्रास बहुत पूछता है एग्जाम में। प्रास का मतलब समझ लीजिए। प्रास का मतलब है कोई भी संख्या दिया हो तो बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यही आपकी क्या कहलाती है प्रास। देखो जैसे क्या 4 है, 6 है, 8 है, 15 है, 20 है, 40 है, 3 है, 4 है, 2 है, ऐसे दिया हुआ। कहेगा इसका परास क्या होगा, परास क्या होगा, परास क्या होगा। तो परास ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढिए। इसमें से बड़ी संख्या है आपका 40, क्या है 40, और छोटी संख्या क्या है 2, तो हमारा कितना आएगा परास 38। यह आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए, अब थोड़े से टॉपिक अलग होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन आपका एक टॉपिक में पूछ लेता है समीकरण से कि x² + 1/x² बराबर 5, तो x/4 + 1/x/4 का मान होगा, ऐसे दे देता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का समीकरण ज्ञात करने के लिए, इसका मान हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए डरना नहीं है, हम सीधा सीधा सोचते हैं वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की घात है, यहाँ पर 4 की घात है, तो हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की घात, इसीलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। देखिए x² + 1/x² का हम होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 5 का भी होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा x² पर स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये हमारा होता है, तो a² + 1/x² का स्क्वायर + 2 × ab, x² × 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 25। देखिए होता क्या है, ये हो जाएगा आपका x, घातें जुड़ जाती हैं, 4 + 1/x/4, इसका स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, प्लस ये इससे कट जाएंगे, गुणांक है 2 बराबर 25। अब हमको यही ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर तो x/4 + 1/x/4 बराबर, ये इधर जाएगा तो 25 - 2 कितना हो जाएगा, x/4 + 1/x/4 बराबर आपका आ जाएगा 23। कोई दिक्कत। इसी तरह से ये आपका निकल गया मान। फिर देखिए मान लो इसी तरह से पूछ लिया कि माइनस वाला,
पूछ लेगा एक्स स्क्वायर, पूछ लेगा एक्स माइनस 1/x बराबर, पूछ लेगा 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान होगा, ऐसे दे देगा। तो आप क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका हम फिर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो होता है ऐसे दे देगा x माइनस 1/x बराबर 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो ये होता है, इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका सूत्र होता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू ab(x/x) बराबर इंटू बराबर हो जाएगा 9 81। ये आपका कट जाएगा इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। देखो हमें यही मान ज्ञात करना था, यहाँ पर दिया हुआ है। अब बराबर -2 बराबर 81 है, ये इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 81 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 81 प्लस 2 क्या हो जाएगा 83। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। फिर देखिए तीसरे टाइप का, अब हम देखते हैं हमारा बनता है परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, लिखता है x का 40% 88 होगा, तो x का मान, तो x का 40%, तो x पूरे 40 कर दो, परसेंट का मतलब होता है 100, होगा कामा लगा है बराबर हो जाएगा 88, तो x का 40%, तो इतना हो गया, 0 0 कट जाएगा, तो x गुणे 4/10 बराबर 88 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा, तो 4x बराबर 88 0 इसमें हो जाएंगे, फिर x बराबर हो जाएगा आपका 880/4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 220, x बराबर कितना हो जाएगा 220। ओके, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत पूछता है, a/2 b/3 c/4, तो a प्लस बी प्लस c/c का मान होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो देखो a/2 b/3 c/4, तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो a/, क्या हो जाएगा 2, तो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 हो जाएगा। तो ये मान समीकरण में रख दीजिए इसमें। तो a प्लस बी प्लस c/2 इसी का मान पूछ रहा है, c का मान। तो देखो a बराबर है 2, तो 2 रख दो, 2 प्लस b बराबर 3, c बराबर 4 बटा c का मान 4, तो हो जाएगा 3 2 5 4 9, 9/4, तो 4 गुना 8, 8 2 बचा 4 25 20, तो 2.5, c बराबर कितना होगा 2.5, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आपका एक टाइप और बनता है, क्वेश्चन बनता है वर्क एंड टाइम से। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ से भी देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिन और 14 दिन में करते हैं। दिन में
करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसके दो टाइप होते हैं, देख लीजिए। पहला बहुत इजी, वर्क एंड टाइम, इसका होता है M1 D1 बराबर M2 D2। ये होता है हमारा बहुत सिंपल, ऐसे भी लग जाता है, लेकिन सबसे बढ़िया है तरीका देखिए। राम और श्याम किसी कार्य को 12 और 14 दिन में करते हैं। तो राम देख लीजिए और श्याम ऐसे कितने दिन, 12 और 14 दिन में। तो दोनों का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। पूरा कार्य कितना, 12 14 का एलसीएम कितना होगा, देखो 12 और 14 का हम एलसीएम निकालते हैं, 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6 7, 2 दूना 4 3 12 7 84, 12 7 84, 7 हो गया 14, 7 दूनी 14, 14 6 84, 14 6 84। फिर देखिए 7 6 ये हो जाएगा 13। राम प्लस श्याम का कार्य हो गया 13 दिन में कितना, 84। तो कुल कार्य हो जाएगा 84/13। काट देंगे 13 13 चौका 52, 13 पचे 65, 78, तो 7 91, 13 छक 78, बचेगा कितना, 13 छक 78, 79 80, 6 बचा बटा 13। ये हो गया, इतने दिन में कार्य करेंगे पूरा। फिर देखिए इसका एक और होता है, इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है A गुणे B बटा A प्लस B। जानिए, मतलब A किसी कार्य को 12 और B किसी काम को 14, तो A प्लस B 12 14 कितना हो जाएंगे, 4 2 6 26, और 12 इतना कितना हो जाएगा, 12 गुणे 14 देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 कन्ने 4, 1 2 2 1 8 6 1 168/26। इसे हम काटेंगे, फिर देख लीजिए हमारा इतना ही आएगा, 6 सही 6/13। ओके दिन। ये हमारे दो टाइप हैं। फिर इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, देख लीजिए। जैसे कहता है यहीं पर, राम और श्याम किसी काम को 12 और 14 दिन में करते हैं। राम 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो श्याम उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ओके, तो राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो राम और श्याम 12 दिन में किया, तो राम ने और श्याम ने 14 दिन में किया। अभी हम बताएं कितना है, 168 आया, कितना है इसका, 84। कैल्शियम दोनों का 12 14 कैल्शियम 84, 12 7 84, 14 6 84, तो कुल कितना हो गया, 7 4 11, और ये कितना हुआ 84। अब देखो होता क्या है, 4 दिन बाद ये छोड़कर चला जाता है, तो 11 गुणे 4, 11 चौक 44, इसमें से घटा दीजिए आप 44, 4 4 0 7, 8 में से 4 गया 40, कहाँ पर 7 6 13, कुल कार्य 13 होता है। अच्छा 7 6 13, 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो गया। तो 52 क्या करेंगे आप, इस 2 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32 बचा। और कार्य किसका पूछ रहा है आप, श्याम का। सिर्फ श्याम कितने दिन में, 6, तो 32/6, 6 6 7 42, तो हो जाएगा 6 5 30, 5 सही कितना हो जाएगा, 30 2 32, तो 5 सही 2/6 दिन में कार्य करेगा अकेला। ओके, ये हो गया।
एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछता है जैसे राम और श्याम किसी कार्य को 12 तथा श्याम और जावेद किसी कार्य को 18 दिन तथा जावेद और राम किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो राम, श्याम और जावेद तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। लिखा है राम और श्याम किसी कार्य को 12 तथा श्याम और जावेद किसी कार्य को 18 दिन तथा जावेद और राम किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो राम, श्याम और जावेद तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमें इसमें होता क्या है, उसी तरह से हमें करना है। पहले बनाइए राम, फिर है श्याम, जितने लोग हैं जावेद, राम और श्याम, तो राम प्लस श्याम, श्याम प्लस जावेद, जावेद प्लस राम, तो राम प्लस श्याम मिलकर किसी काम को 12 दिन, श्याम और जावेद 18 दिन, और आपका है राम, जावेद और राम कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम निकालिए, 12, 18 और 20। फिर देखिए 2 छक 12, दोनों 18, 2 दाएं 20, 2 से काटिए, 2 तियां 6, फिर 9, फिर 2 पाँचे 10। फिर होता है 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 3 इकन्ने 3, 3 त्रिक्का 9, 5, अब कोई कटेगा नहीं। 2 दूना 4, तियां 12, 12 तियां 36, 36 पंजे कर दो, 6 पचे 30, 5 तियां 15, 3 18, 180। देखिए हम बताते हैं कैसे सेट किया जाता है। आप नहीं जान पा रहे हैं 12, तो वो देखो 3 दूना 6 दूना 12, ये खत्म हो गया 12। अब बचा कितना आपका, 5 तियां 15, कितना हो जाएगा 15, 15 बार ही में 180 हो जाएगा। फिर 18, 3 दूना 6, 3 दूना 6 त्रिक 18, ये खत्म हो गए। 5 दूना 10 बचा, 10 कर दीजिए। फिर 20, देखो 5 दूना 10 दूना 20, ये खत्म हो गए, ये खत्म। देखो 2 दूना 4 बचे भी, अब 3 त्रिक्का 9, 20 9 180 हो जाएगा। अब देखो कुल कार्य पूछ रहा है, तो ये 2 लोग हैं, तो राम प्लस यश प्लस जे प्लस आर, ये हो गया। अब बराबर 180 है। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, राम सब 2 बार है, तो 2 कॉमन, राम प्लस क्या हो गया, श्याम प्लस जावेद बराबर 180। अब ये यहाँ से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा। तो हो जाएगा राम प्लस यश प्लस जावेद, राम, श्याम और जावेद बराबर 360। अब देखो कुल कार्य कितना हुआ, यहाँ जोड़ लीजिए, 9 5 14, 2 1 3, 34, तो 34 बराबर 360, तो हो जाएगा 360 व 34, तो 2 से काटिए, 2 इकन्ने 2, 2 8 16, 0, 2 इकन्ने 2, 2 7 14, फिर 180 बटा 17, 17 इकन्ने 17, और फिर बचा 1, तो हो जाएगा 17 दाहिने में 170 और 10 80 बटा 17 हो जाएगा 10 सही 10 बटा
डे में तीनों मिलकर राम प्लस यश प्लस जावेद तीनों मिलकर कार्य करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक आगे का हम कल देंगे। ओके।